देश में जल्द ही 3 नए एयरलाइंस उड़ान भर सकती है। सरकार ने इंडिगो संकट और एविएशन सेक्टर में डुओपोली को लेकर उठ रहे सवालों के बीच शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को एनओसी दे दी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहन सिंह से बात करते हैं। रोहन, कब तक शुरू हो सकते हैं ये नए एयरलाइंस? जी, हाल के इंडिगो संकट ने एक बात साफ कर दी है कि भारत में 2 से ज्यादा बड़े एयरलाइंस की जरूरत है, लेकिन लोगों के पास विकल्प इस वक्त सिर्फ इंडिगो या एयर इंडिया का ही है। सरकार ने भी कई बार कहा है कि वो एविएशन में डुओपोली के समर्थन में नहीं है और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नई एयरलाइंस आए, और इसी दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने कुछ नई एयरलाइंस को मंजूरी देने की प्रक्रिया को तेज करने का काम किया है। 3 नई एयरलाइंस 2026 में आ सकती है, जिसमें कि शंख एयर, इसके अलावा फ्लाई एक्सप्रेस और अल हिंद एयर शामिल हैं। इसमें से इन एयरलाइंस के रिप्रेजेंटेटिव से पिछले सप्ताह सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू मिले। इसमें से शंख एयर को पहले ही एनओसी मिल चुका है और पिछले सप्ताह बाकी की जो 2 एयरलाइंस हैं उनको भी एनओसी दिया गया है, और इसके बाद जो अगली प्रक्रिया होगी वो एयर ऑपरेटर परमिट देने की प्रक्रिया होगी। इन तीनों एयरलाइंस की अगर बताएं तो शंख एयर उत्तर प्रदेश बेस्ड रहेगा, हब उसका उत्तर प्रदेश में रहेगा, साथ ही वो जेवर और लखनऊ को अपना हब बनाएगा। अगर फ्लाई एक्सप्रेस की बात करें तो वो हैदराबाद की कंपनी है जो विमानन में उतरी है, और साथ ही जो अल हिंद एयर है वो कोच्चि से ऑपरेट करेगी, और इनका जो फोकस रहेगा वो छोटे शहरों की कनेक्टिविटी रहेगी। अगले साल यानी कि 2026 में ये 3 नए एयरलाइन अपनी पहली उड़ान जो है वो भर सकते हैं। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जी हां, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 12,000 करोड़ की लागत से 16 किलोमीटर लंबी लाइन बनाई जाएगी, जिसमें 13 स्टेशन होंगे। इस फेज के पूरा होने पर दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर हो जाएगा। एक नया चैप्टर जुड़ेगा दिल्ली मेट्रो के एक्सपेंशन से। उसके लिए आज 12,015 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, और मैं इसके बारे में डिटेल में आपको अभी बताऊंगा। इन 11 वर्षों में मेट्रो में एक क्रांति आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिडिल क्लास के लिए जितनी सुविधाएं क्रिएट की है इन 11 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, उसमें मेट्रो का एक सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है। 2014 में जहां केवल 5 शहरों में मेट्रो थी, अब 26 शहरों में मेट्रो है, 5 गुना बढ़ गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी कम करने पर विचार करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की हवा खराब है और अथॉरिटी प्यूरिफायर पर टैक्स घटाने को लेकर कदम नहीं उठा रही है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे असीम मनचंदा। दिल्ली में इस वक्त हवा की क्वालिटी बेहद खराब है। AQI लगातार 400 के पार पहुंचा हुआ है। इसको लेकर के दिल्ली में ग्रैफ 4 भी लागू किया गया है। तो इसमें दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में एयर प्यूरिफायर के ऊपर से टैक्स घटाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि एयर प्यूरिफायर को 18% के हाईएस्ट स्लैब के अंदर रखा गया, जबकि इसके ऊपर टैक्स घटा करके 5% के स्लैब के अंदर इसको रखा जाए। ये किसी भी तरह से कोई लग्जरी आइटम नहीं है, इसको एक मेडिकल डिवाइस के तौर के ऊपर माना जाए और इसके ऊपर से टैक्स घटा करके 5% कर दिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अथॉरिटीज को इसके ऊपर जम करके फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप जो भोक्ता है उसको आप शुद्ध हवा तो नहीं दे सकते, आप जो एयर प्यूरिफायर है उसके ऊपर टैक्स आप जरूर घटा सकते हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को कहा कि आप बताइए जीएसटी काउंसिल की बैठक कब हो सकती है और कब आप एयर प्यूरिफायर के ऊपर से टैक्स घटाकर 18% से घटा करके 5% कर सकते हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 26 दिसंबर को करेगा। वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक बुक लॉन्च के दौरान गडकरी ने कहा है कि दिल्ली में 2 दिन रहने पर इन्फेक्शन हो जाता है। प्रदूषण के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी जिम्मेदार बताया। क्या परिस्थिति बनी है हमारी। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूं, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 40% हमारे कारण होता है। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी पर बाजार दायरे में रहा। आज सेंसेक्स निफ्टी हल्की गिरावट के साथ बंद हुए, वहीं मिड कैप शेयरों में दबाव दिखा और स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। कैसे रहा मार्केट का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल।
का तीसरा कारोबारी दिन। डेफिनेटली जो अनुमान हमने अर्ली ट्रेड में लगाया था, बाजार की जो चाल है, उसी तरीके से हमें आज की जो क्लोजिंग है वो होती हुई दिखाई दी है। अगर मेजर इंडाइसेस की आज के सत्र में बात करी जाए तो ऑलमोस्ट हम बोलेंगे कि फ्लैट कारोबार देखा गया है, विदाउट एनी लूज, विदाउट एनी गेन। निफ्टी जाके 35 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। वही हाल सेंसेक्स का है। निफ्टी बैंक में अर्ली ट्रेड में हालांकि यहां पे एक मजबूती थी, लेकिन यहां पे भी थोड़ा सा जो प्रेशर है वो आखिरी तक आते आते दिखाई दिया। और अगर मिड कैप की बात करी जाए तो यहां पे भी थोड़ी सी जो कमजोरी है वो देखी गई है। अब अगर समझे सेक्टोरल पॉकेट्स ने किस तरीके का कारोबार किया, तो देखिए मेजर इंडाइसेस बियर की ग्रिप में आते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन कुछ पॉकेट ऐसी है जो काफी लंबे सत्रों से एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है और आज भी वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मेटल सेक्टर की बात करी जाए तो 0.15% की तेजी यहां पे देखने को मिली है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हमारा ग्लोबल मार्केट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में बना हुआ है। ग्लोबल क्यों स्ट्रॉन्गर साइड में? सिल्वर प्राइसेस की बात करें या फिर हम बात करें गोल्ड के प्राइसेस की, तो वो अपने रिकॉर्ड पे इस टाइम पे कारोबार कर रहे हैं। रियलिटी में अच्छी खासी तेजी है। डिफेंस में अच्छा खासा रुझान आज के सत्र में देखा गया है, लेकिन इसके अलावा बाकी के पॉकेट्स देखें तो थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दिया है। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिसने बाजार में एक चार चांद लगाए हुए थे। देखिए मेटल पैक की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली, तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान जिंक, कॉपर, वेदांता, नाल्को, बिकॉज पूरे ही मेटल पैक में तेजी थी तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वहां पे भी वो रिफ्लेक्शन जो है हमें देखने को मिला। इसके अलावा काफी सारे शेयर्स ऐसे थे जो खबरों में बने हुए थे, जिसके बाद एक रुझान तेजी का देखने को मिला। मन्नापुरम फाइनेंस और आईएफएल फाइनेंस तो आप समझ ही गए होंगे कि गोल्ड में तेजी थी और गोल्ड की तेजी का रिफ्लेक्शन इन दोनों ही स्टॉक में आता हुआ दिखाई दिया। जेबीएम ऑटो की जो तेजी हमें देखने को मिली ये प्योरली टेक्निकल बेसिस पे थी। यहाँ पे वॉल्यूम में एक अच्छा खासा जो इजाफा है पिछले कुछ सत्रों से हमें देखने को मिल रहा है। ऐसी कोई खबर यहाँ पे नहीं आई है। इनफैक्ट पूरा ऑटो पैक भी आज थोड़ा सा फ्लैट ही क्लोजिंग दी, लेकिन उसके बावजूद जेबीएम में करीबन 11% का गेन दिखाई दिया है। रिटेल का जो पूरा का पूरा इंटरेस्ट है वो जागता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा कैस्ट्रॉल और वीआईपी की बात करी जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे खबर थी। यहाँ पे जो ब्लॉक डील है दोनों में ही हमें होती हुई दिखाई दी है ड्यूरिंग मार्केट आवर। उसके बाद ये तेजी देखने को मिली है। वीआईपी में 26% की इक्विटी में सौदा हुआ है, करीबन 11% के गेन उसके बाद देखने को मिले हैं। कैस्ट्रॉल की बात करी जाए तो ये हालांकि थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है, बट यहाँ पे भी 2% की तेजी आज के सत्र में देखी गई है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज समझे तो जो मार्केट ने अनुमान लगाया था आज की क्लोजिंग का, बिकॉज एक ये ट्रंकेटेड वीक है और कल की छुट्टी भी है, तो बाजार थोड़ा सा वीकेंड माहौल में ही इस टाइम पे दिखाई दिया है। सोने चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी का दौर जारी है। आज भी एमसीएक्स पर सोना 1,39,000 के करीब और चांदी 2,24,000 के पार निकल गई है। क्या है तेजी के कारण और कहां तक पहुंच सकते हैं ये भाव, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। मनीषा जी बताइए क्या है पूरी खबर। जी हाँ, एक और दिन और एक और ऑल टाइम हाई हमने यहाँ पर सोने, चांदी, प्लैटिनम और कॉपर सभी जगह आता हुआ देखा है। सोने से अगर शुरुआत करें तो 70% की तेज़ी के साथ इस साल हमने 51 बार सोने को ऑल टाइम हाई छूता हुआ देखा है। अब तक बाजार को लगता है कि अब क्योंकि हम $4500 प्रति आउंस यहाँ पर निकाल चुके हैं तो कुछ यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगला साल यहाँ पर और तेज़ी का रह सकता है। तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न, सेंट्रल बैंक्स की तरफ से खरीदारी और काफ़ी हद तक लोगों की इन्वेस्टमेंट बाइंग ने यहाँ पर सोने को सपोर्ट किया है। मार्केट्स को लगता है कि जिस तरह से आगे जाकर यूएस की तरह और इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं, उसका फ़ायदा सोने को लगातार मिलेगा। अब चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले साल चांदी 87,000 पे कारोबार कर रही थी, अब चांदी 2,30,000 पे कारोबार कर रही है, यानी कि 150% की तेज़ी चांदी आपको दिखा चुकी है। चांदी में 5वां साल डेफिसिट का है, चांदी में ज़ोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है। चांदी यूएस के क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में है और आगे जाकर शायद चांदी टैरिफ्स देख सकती है। इन सब का फ़ायदा चांदी उठा रही है। चांदी के लीज रेट्स अभी भी 23 से 24% है, यानी कि अगर आपको आज चांदी बोरो करनी है तो अभी भी आपको इतना बड़ा परसेंटेज देना होगा। तो चांदी में कोई बहुत जल्दी बड़ी मुनाफा वसूली आएगी ऐसा बाजार को नहीं लगता। प्लैटिनम की अगर अब बात की जाए तो यहाँ पर 160% की बढ़त हमने इस साल में आते हुए देखी है। प्लैटिनम के लिए भी ये तीसरा साल है डेफिसिट वाला। चाइना ने जमकर प्लैटिनम बार्स एंड कॉइन्स की खरीदारी करी है। चाइना ने प्लैटिनम फ्यूचर्स इस साल में लॉन्च किए हैं, वहाँ पर भी अच्छी खासी बाइंग है। और अब बात करते हैं कॉपर की। यहाँ पर कॉपर लंदन, यूएस, चाइना और इंडिया सभी जगह ऑल टाइम हाइज बनाता हुआ नजर आया है। एलएमई कॉपर $12,000 प्रति टन के आसपास कारोबार कर रहा है।
चिले, पेरू, इंडोनेशिया, इन सभी कंट्रीज़ में माइनिंग की चिंताओं की वजह से कॉपर में तेज़ी है। और दूसरा बड़ा फैक्टर टैरिफ्स का है। एज ऑफ नाउ सेमी फिनिश्ड कॉपर प्रोडक्ट्स पे 50% का टैरिफ यूएस लगाता है। और यूएस का कहना है कि जो कमोडिटी और ग्रेड है कॉपर का, वहाँ पर भी टैरिफ्स अगले साल में लगाए जा सकते हैं। तो उससे पहले यूएस बहुत कॉपर खरीद रहा है, प्रीमियम पे खरीद रहा है, और उसका असर प्राइसेस पे देखने को मिला है। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर में बात करेंगे आईपीओ की। आईपीओ मार्केट के लिए साल काफी एक्शन भरा रहा है। कई नामी और गिरामी कंपनियों ने बाजार में डेब्यू किया है। 2025 में कुल 106 आईपीओ आए, जिनमें कुछ ने मालामाल किया तो कुछ बेहाल। आईपीओ मार्केट का पूरा लेखा जोखा बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, प्राइमरी मार्केट्स में इस साल कंपैरेटिवली आपको ज्यादा एक्शन नजर आया। बहुत सारे आईपीओज आपको देखने को मिले। इंटरेस्टिंग डेटा है। टोटल आप देखें तो लगभग 106 के करीब आईपीओज यहाँ पर आए हैं और 51 आईपीओ ऐसे यहाँ पर देखने को मिले जिनमें लिस्टिंग गेन आपको 5% से ज्यादा का देखने को मिला। और इनमें से देखें तो अर्बन कंपनी एक ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा लिस्टिंग गेन्स देखने को मिले। इसके बाद आदित्य इन्फोटेक है, ये विस्तार से आपको मैं लिस्ट भी बताऊंगा। लेकिन ग्लॉटिस इसमें सबसे ज्यादा लॉस देखने को मिला। ओम फ्रेट है, यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिली। और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इशू प्राइस के मुकाबले अगर आप कभी कंपेयर देखें तो रिटर्न जबरदस्त दिया है। कुछ बड़े वेल्थ डिस्ट्रक्टर साबित हुए हैं। अब पूरा स्नैपशॉट एक बार मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें आप देखें तो 103 आईपीओ देखने को मिले। अब तकरीबन क्योंकि थोड़े दिन बचे हैं साल खत्म होने के लिए, तो 3 और है पाइपलाइन में। लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिले 51 में। लिस्टिंग दिन के लॉस देखने को मिला 49 में, यानी 50-50 की ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी है। थोड़ा सा माइन्यूटली फेवर लिस्टिंग गेन में देखने को मिला। अब इशू प्राइस के मुकाबले अभी देखें तो 66 स्टॉक्स ऐसे हैं 103 में जहां पर आपका पैसा बन गया है। 34 ऐसे हैं जिनमें बड़ा नुकसान यहां पर निवेशकों को देखने को मिला। कुछ साल की सबसे बेहतरीन लिस्टिंग है, इनको तो रिविजिट करना एक बार बनता है। अर्बन कंपनी बहुत हाइप था, बढ़िया आईपीओ, अच्छी कंपनी, और इसी के चलते आप देखें तो 62% की लिस्टिंग गेन्स देखने को मिले। आदित्य इन्फोटेक 61% है, मीशो 53%। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्वाड्रेंट फ्यूचर 53% और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी अभी हम बात भी कर रहे थे, 48% के जबरदस्त गेन्स यहां पर बनते हुए नजर आए। लेकिन ऐसा नहीं कि हर तरफ पैसा बना, मैंने बताया ना कि 50-50 की पॉसिबिलिटी थी। तो अब देखिए ग्लॉटिस 35% यहाँ पर लिस्टिंग डे पर नुकसान देखने को मिला। ओम फ्रेट है, बीएमडब्ल्यू वेंचर्स है, एआरएस इंफ्रा सोल्यूशन और जारो इंस्टीट्यूट, इन्होंने निवेशकों का लिस्टिंग के दिन पर करा दिया नुकसान। लेकिन ये साल ऐसा भी रहा कि पता चला कि डीआईएस के पास कितना पैसा है, रिटेल निवेशकों के पास कितना पैसा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े इशू साइज वाले और इतना अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला। टाटा कैपिटल देखिए 15,512 करोड़ का इशू, एचडीबी फाइनेंस 12,500 करोड़, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 11,600 करोड़, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी 10,603 करोड़ और हेक्सावेयर टेक 8,750 करोड़। ये तो सिर्फ बड़े बड़े बताएं। आप देखिए कि ऑलमोस्ट 1.35 लाख करोड़ के आसपास जो है इन्होंने यहाँ पर फंड रेजिंग की हुई है। अब सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो जहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन नजर आए, इनमें एक हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है 256 टाइम्स, इंडो फार्म इक्विपमेंट्स करीब 160 टाइम, डेंटा वाटर 154 टाइम, स्टालियन इंडिया 131 टाइम और स्टैंडर्ड ग्लास 130 गुना जो है आईपीओ बढ़ा। यानी जबरदस्त मांग देखने को मिली। इतने सारे इशू, इतने बड़े इशू होने के बाद भी निवेशकों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला। अब बात महाराष्ट्र में हो रहे हलचल की। सियासत अगर रिश्तों में दूरी लाती है तो फिर करीब लाने का भी आधार बनती है। महाराष्ट्र के ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव और राज ठाकरे के बारे में ये बात 100% सही लगती है। बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम दोनों भाइयों की सोच एक है। महाराष्ट्र के लिए हम साथ आए हैं, मराठियों का बलिदान हमें याद है। साथ ही उन्होंने कहा दिल्ली में बैठे लोग मुंबई को तोड़ रहे हैं। वहीं राज ठाकरे ने भी ऐलान किया है कि किसी भी झगड़े से बड़ा महाराष्ट्र है। मुंबई का मेयर मराठी ही होगा और हमारा होगा। हालांकि उन्होंने सीटों पर जल्द फैसला होने की भी बात कही है। आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून एकत्र आलेलो आहोत आणि मी मागेच म्हटलं एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी। यापुढे मुंबईवरती आणि महाराष्ट्रावरती कोणी वाकड्या नजरेने किंवा त्यांच्या कपटी कारस्थानाने महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून मराठी माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही, शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत।
वहीं उद्धव राज ठाकरे के गठबंधन पर बीजेपी ने हमला बोल दिया है। बीजेपी ने कहा है कि मुंबई में दो परिवारवादी अपनी जमानत बचाने के लिए साथ आए हैं, लेकिन मुंबई की जनता विकास और एनडीए के साथ है। दो परिवारवादी हार के डर से एक साथ गठबंधन में आए हैं और आपको ये क्लियर प्रूफ दो परिवारवादी के मुंबई में साथ में आने से ये स्पष्ट हो चुका है कि इन दोनों को इस बात का डर है कि मुंबई की जनता एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुनने जा रही है। और आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बीएमसी की पुकार, एक हुआ परिवार। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। राष्ट्रीय कंज्यूमर दिवस पर उपभोक्ता को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनसे ग्राहकों को क्या फायदा होगा, इस पर कंज्यूमर अफेयर सचिव निधि खरे से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। मैम, आज नेशनल कंज्यूमर डे है, तो कौन कौन से इनिशिएटिव आपके मंत्रालय की तरफ से लिए गए हैं ताकि कंज्यूमर्स के राइट प्रोटेक्ट किए जा सके? इस वर्ष हम लोगों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में हमने कई एमओयू साइन किए, जिसमें एनटीएच के द्वारा डीआरडीओ, एनएचएआई और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ एमओयूज हैं। और इसके साथ साथ एनसीसीएफ ने केंद्रीय भंडार के साथ एक एमओयू किया है, ताकि जब कभी भी रिटेल इंटरवेंशन के लिए हम कंज्यूमर्स को डायरेक्टली जो हम प्याज या टमाटर या इस प्रकार की भारत दाल से रिलेटेड जो भी हम कदम उठाते हैं वो हम केंद्रीय भंडार के माध्यम से हम लोगों तक, ग्राहकों तक पहुंचा सकें। इसके अलावा जो डार्क पैटर्न्स हैं वो काफी बढ़ रहे हैं और अभी मिनिस्टर ने भी कहा कि कंपनियां इनोवेटिव अप्रोच लेकर के आ रही है, तो उन पर रोक लगाने के लिए कोई कदम आपकी तरफ से? तो जैसा मैंने बताया कि एक हमारा एनसीएच का एमओयू आईआईटी कानपुर के साथ भी हुआ है और इसमें हम आर्टिफिशियल टूल्स और इसमें बहुत सारी ऐसी तकनीक का सहारा लेंगे जिससे कि हम जो नए पैटर्न्स आ रहे हैं उनको भी हम समझ सकें। इसके अलावा हमने इंडिगो का मुद्दा देखा, काफी पैसेंजर्स को असुविधा भी हुई, तो आपने किसी तरह का एक्शन लिया? कंप्लेंट्स काफी देखने को मिली। कुछ ऐसी शिकायत जहां पर लोगों ने पनिशमेंट या कॉम्पेंसेशन की मांग की है, वो नेशनल कंज्यूमर कमीशंस जो हैं या स्टेट कंज्यूमर कमीशंस उनको गई हैं और निश्चित रूप से वहां पर कार्रवाई होगी। तो भारत में कंज्यूमर्स के क्या अधिकार है? क्या कंज्यूमर होना सिर्फ खरीदने तक सीमित है या अपने अधिकारों से ताकतवर बना जा सकता है? बाकी देशों के मुकाबले भारत के कंज्यूमर राइट्स कितने मजबूत है? इसी मुद्दे पर कंज्यूमर अड्डा में आज करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। क्या आप विदेशों से आने वाले फूड प्रोडक्ट्स को सस्ते में खरीद रहे हैं? हो सकता है कि ये प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो। जी हां, दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडेड खाद्य पदार्थों और बेबी फूड की एक्सपायरी डेट में हेराफेर, फर्जी बारकोड लगाकर और रीपैकेजिंग कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एक्सपायरी डेट चेंज क्यों करते हो? क्यों चेंज करते हो? इसके एक्सपायरी डेट चेंज करते हो ना? किसके कहने पे? मैं बंदा हूं, सबका नाम भी याद नहीं। विदेशों से आने वाले बेबी फूड, चॉकलेट, पेय पदार्थ, सॉस और स्नैक्स को सस्ते में बेचे जाने के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य के लिए खतरा बने इन खाद्य पदार्थों को रिटेल स्टोर्स, मॉल्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है। पुलिस टीम ने सदर बाजार इलाके के 2 ठिकानों पर छापा मारकर 7 अपराधियों को धर दबोचा है। इनसे तकरीबन 4 करोड़ 3 लाख का खाद्य पदार्थ जब्त किया गया है। एक्सपायरी डेट बदलने, प्रिंटिंग और सीलिंग में इस्तेमाल मशीनरी भी बरामद हुई है। जो भी प्रोडक्ट हमने सीज किया है उसमें बेस्ट ब्रांड्स आ रहे हैं जो इंपोर्टेड हैं। टोटल सीजर जो है सो 43,000 किलो फूड आइटम है, 14,000 के करीब फूड ड्रिंक्स हैं, स्नैक्स 6,000 किलो से ज्यादा है और केचप 23,000 से ज्यादा है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन प्रोडक्ट्स को मॉडर्न बाजार, फूड स्टोरी, नेचर बास्केट, रिटेल चेन, मॉल्स के जरिए बेचा जा रहा है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने भी ऐसे प्रोडक्ट से सावधान रहने की अपील की है। ये रैकेट पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जा रहा है। ऐसे में ग्राहकों की सावधानी ही उन्हें एक्सपायर्ड फूड से बचा सकती है। असीम मनचंदा, दिल्ली। क्रिसमस आने को है और हर जगह सेलिब्रेशन मोड ऑन है। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर है। चर्च में बड़ा सा क्रिसमस ट्री भी सजाया गया है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। राजधानी दिल्ली में क्रिसमस सेलिब्रेशन का मुख्य सेंटर है ये सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल, और हर साल की तरह इस साल भी ये तैयार है क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। और जैसे ही आप इस कैथेड्रल में एंटर करते हो, जो पहली चीज आपको इस बार यहाँ पे स्वागत कर रही है वो है एक बहुत बड़ा सा विशालकाय क्रिसमस ट्री यहाँ पे आपके स्वागत के लिए तैयार किया गया है, जिसे खास तौर पे सजाया गया है, जो यहाँ पे लोगों के आकर्षण का खास तौर पे केंद्र बन रहा है। और लोग इसे तो देख रहे हैं, साथ ही यहाँ पर लगभग दिल्ली में सबसे ज्यादा जो क्रिसमस की भीड़ है वो यहीं पे देखने को मिलती है। और हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी लोगों की भीड़, ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि काफी बड़ी संख्या में लोग आना शुरू हो गए हैं। हालांकि रात में ये भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इसे खासतौर पे लाइटों से सजाया गया है, जो रात में इस पूरे जो चर्च है उसको जगमग बना देंगे। और एक और चीज जो यहाँ पे आकर्षण का केंद्र बनी हुई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु के जीवन से जुड़े जो चीजें हैं वो उन्हें यहाँ पे दर्शाया गया है। ये भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे देखते हैं। अलग अलग स्कल्पचर के जरिए यहाँ पे बताया गया है, दर्शाया गया है जीवन के विभिन्न पहलुओं को। तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और अगर आज के कार्यक्रम की बात बताएं तो आज लगभग 6:30 बजे से क्रिसमस के जो प्रोग्राम्स हैं वो शुरू होंगे, और 10 बजे के लगभग यहाँ पे कैरल सिंगिंग होगी, और उसके बाद मिडनाइट मास होगा। और साथ ही यहाँ पे कैंडल अभी से भी काफी लोग जला रहे हैं। शाम को इसमें और ज्यादा लोग आएंगे, लोग अपने विशेष करते हैं, जो प्रे करना है वो कर रहे हैं यहाँ पे। और साथ ही बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों के आने की यहाँ पे उम्मीद है। तो यहाँ पर दिल्ली का सबसे इम्पोर्टेंट क्रिसमस सेलिब्रेशन यहाँ पे सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल तैयार है क्रिसमस के सेलिब्रेशन के लिए। रोहन सिंह, दिल्ली। दिल्ली के साथ अहमदाबाद में भी क्रिसमस की धूम है। हर उम्र के लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन में जुट गए हैं। ऐसे ही एक क्रिसमस माहौल में जाकर जायजा लिया है हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। इस वक्त मैं नेक्सस अहमदाबाद 1 मॉल में मौजूद हूं और यहां क्रिसमस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आप देखिए कि बच्चों के लिए भी यहां एक छोटा सा थीम पार्क बनाया गया है, जो कि दिन भर एक्टिविटी करते रहे। इतना ही नहीं, लेकिन अगर आप यूरोप के कोई भी कंट्री में जाइए तो क्रिसमस से 1 महीने पहले इस तरह की मार्केट यहाँ लगती है। तो ये मार्केट में खाना भी है, शॉपिंग भी है। अगर आपको ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक करना है तो सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। शॉपिंग अभी भी यहाँ पर जारी है। तो आइए हम यहाँ पर जो कुछ लोग आए हैं, यंगस्टर है खासकर, उनसे हम बात करते हैं। बताइए आपको यहाँ पर किस तरह से फीलिंग आ रही है? यहाँ पे काफी अच्छा पूरा क्रिसमस मार्केट लगा है और यहाँ पे खाने का है, शॉपिंग है, और इवन जो पीछे विलेज नॉर्थ एक्सप्रेस लगा है काफी अच्छा है। वहाँ पे एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे हैं। आप कुछ बताएंगे? हाँ, हम अभी एक्चुअली शॉपिंग करके आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ है और बहुत सारे ऑफर्स, डिस्काउंट मिला, बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं इधर। कोई ना कोई शॉप पे तो है ही। बिल्कुल। तो क्रिसमस कल है, लेकिन उनकी तैयारी यहाँ पर हो गई है और लगातार 1 सप्ताह से अधिक दिन तक यहाँ पर इस तरह का माहौल आपको देखने को मिल जाएगा। तो शॉपिंग और एंजॉयमेंट के लिए आप हो जाइए तैयार। केतन जोशी, अहमदाबाद। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही, और आप सभी को अ वेरी मैरी क्रिसमस। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।